अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल। पहले थैंक यू सो मच फॉर योर लाउड रिस्पॉन्सेज फॉर द लास्ट लेक्चर। आज हम मॉडर्न फिजिक्स का सेकंड चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट्स एटम्स एंड न्यूक्लियर। ये चैप्टर जो है 7 नंबर का चैप्टर बनता है। इसमें 5 नंबर का सवाल भी बनेगा, इसमें 3 नंबर का भी बन सकता है, ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है। तो क्या क्या सवाल बनेंगे सब यहां पे देखेंगे। तो पहला सवाल देखते हैं। तो पहला सवाल है पोस्टलेट्स ऑफ बोर्स मॉडल बोलिए और एक्सप्रेशन निकालिए, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। तो यहां पे पहले आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, रदरफोर्ड्स मॉडल वो पहले आया था, उसके बहुत सारे एक्सेप्शंस भी थे। उन एक्सेप्शंस को एक्सप्लेन करने के लिए बोर्स मॉडल आया हुआ था। अब वहां हम नहीं जाएंगे रदरफोर्ड्स मॉडल पे, टिपिकली बोर्ड के लिए तो बस यहां पे हम ये स्टडी करेंगे। देखिए बोहर ने क्या बोला, बोहर ने बोला जब आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, ये सिर्फ कुछ ही खास सर्कुलर पाथ्स पे रिवॉल्व करता है। राइट, फिर से सुनिए, यानी यहां पे सिर्फ कुछ ही सर्कुलर पाथ्स आएंगे जिन पे आपका इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। अब यहां पे फिर से थोड़ा सा बोलूंगा मैं आपको। अब यहां पे मुझे बताइए, यहां रेडियस जो है या सर्कुलर पाथ तो कुछ ही आई, तो बताओ बेटा रेडियस के क्या कुछ ही वैल्यूज आएंगे या सारे वैल्यूज आएंगे, कंटिन्यूअस वैल्यूज आएंगे। यहां सुनिए, जब भी किसी क्वांटिटी के कंटिन्यूअस वैल्यूज आते हैं, सारे वैल्यूज आते हैं, तो हम बोलेंगे दैट फिजिकल क्वांटिटी हैज गॉट कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम या कंटिन्यूअस वैल्यूज। बट यहां पे रेडियस के कुछ ही वैल्यूज आएंगे, और यहां पे जब इलेक्ट्रॉन इन शेल्स में घूमेगा या इन ऑर्बिट्स में घूमेगा या इन सर्कुलर पाथ्स पे घूमेगा, इनमें एनर्जी भी कांस्टेंट होती है। रिमेंबर दिस, व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड दीज ऑर्बिट्स, इसका एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहता है। एनर्जी बदलेगा तब तक नहीं जब ये किसी हायर एनर्जी लेवल में ना जाए या किसी लोअर एनर्जी लेवल में ना जाए। तो अगर एनर्जी कांस्टेंट है, रेडियस भी कांस्टेंट है, इसलिए यहां पे इनका नाम क्या पड़ा, स्टेशनरी स्टेट्स। नाउ यहां पे मुझे बताओ बेटा, क्या एनर्जी के कुछ ही वैल्यूज आएंगे? अगर सर्कुलर पाथ कुछ ही आ रही है, सारी सर्कुलर पाथ्स पॉसिबल नहीं है, सिर्फ कुछ ही सर्कुलर पाथ्स पॉसिबल है, तो रेडियस के कुछ ही वैल्यूज आएंगे। इनमें एनर्जी कांस्टेंट है तो एनर्जी के भी कुछ ही वैल्यूज आएंगे। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इस इलेक्ट्रॉन का जो रेडियस के वैल्यूज है, सर्कुलर पाथ्स के जो रेडियस के वैल्यूज है, दे आर डिस्क्रीट, या हम बोलेंगे क्वांटाइज्ड। जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बोला था, क्या चार्ज का कुछ भी वैल्यू आता है? नो, चार्ज का वैल्यू आता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज, यानी चार्ज के भी कुछ ही वैल्यूज आते हैं, इसलिए हमने बोला चार्ज इज क्वांटाइज्ड। यहां पे रेडियस के भी कुछ ही वैल्यूज आएंगे और सिमिलरली एनर्जी के भी कुछ ही वैल्यूज आएंगे, तो एनर्जी इज आल्सो क्वांटाइज्ड। तो पहला पोस्टुलेट क्या है कि आपका इलेक्ट्रॉन जो है, यहां पे देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है एटम में, समझना बेटा मेरी बात को, ये रिवॉल्व करेगा सिर्फ स्टेबल, कुछ ही स्टेबल ऑर्बिट्स पे विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी। ये एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। मैंने अभी बोला जब ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट पे घूमता है एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट तब तक जब ये किसी और एनर्जी लेवल में ना जाए। तो यहां पे इसका क्या होगा, इसका एनर्जी जो है, एनर्जी इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट, यानी इट्स नॉट गोइंग टू रेडिएट एनर्जी। राइट, अब यहां पे बेटा ध्यान दीजिए, इन्हीं ऑर्बिट्स का हमने नाम क्या बोला, स्टेशनरी स्टेट्स। क्यों स्टेशनरी स्टेट्स नाम बोला वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ये मैं यहां पे बोल रहा हूं, ईच एटम हैज सर्टेन डेफिनेट स्टेबल ऑर्बिट्स, यानी कुछ ही स्टेबल डेफिनेट ऑर्बिट्स आएंगे, बहुत सारे आएंगे, ठीक है, लेकिन हर एक ऑर्बिट नहीं आएगा, सिर्फ कुछ सर्टेन ही आएंगे, यानी रेडियस के कुछ ही वैल्यूज आएंगे। राइट, इलेक्ट्रॉन्स कैन एग्जिस्ट इन दीज ऑर्बिट्स, इलेक्ट्रॉन सिर्फ इन ही ऑर्बिट्स पे रिवॉल्व कर सकता है, हर जगह इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं हो सकता। इट कैन ओनली रिवॉल्व बेटा ऑन दीज सर्कुलर पाथ्स। राइट, अब ईच पॉसिबल ऑर्बिट हैज डेफिनेट टोटल एनर्जी। यही मैंने बोला था कि जब भी इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर पाथ्स पे घूमेगा एनर्जी जो है कांस्टेंट रहेगा, एनर्जी का कोई डेफिनेट वैल्यू आएगा। राइट, समझना बेटा मेरी बात को, दीज स्टेबल ऑर्बिट्स आर कॉल्ड एज स्टेशनरी स्टेट्स। मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया, ये पहला पोस्टुलेट बोर्स मॉडल का आता है। नाउ सेकंड पोस्टुलेट जो है, सेकंड पोस्टुलेट क्या बोलता है, ये बोलता है एंगुलर मोमेंटम इज व्हाट, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, यानी एंगुलर मोमेंटम इज आल्सो क्वांटाइज्ड। एंगुलर मोमेंटम के भी सारे वैल्यूज नहीं आएंगे, एंगुलर मोमेंटम आपने पढ़ा हुआ है। तो अगर एक कोई भी पार्टिकल सर्कल पे घूमे ना और इसका टेंजेंशियल स्पीड जो है v है या टेंजेंशियल वेलोसिटी v है, तो एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर आता है, mvr। तो यहां पे थोड़ा सा ना मैं एक्सप्लेन करूंगा ये रिलेशन कहां से आया। चलो, आपका जो ये इलेक्ट्रॉन है, समझना बेटा मेरी बात को,
ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है, यहां पे ध्यान दीजिए, राइट। ये इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है 2 मिनट के लिए। चलो समझ लो, इस मानेंगे यहां पे ये जो सर्कुलर पाथ है इसका रेडियस जो है दैट्स आर, राइट। अब जरा बेटा मुझे बताओ, इस सर्कुलर पाथ का सरकमफ्रेंस कितना आएगा? इजंट दैट 2πr? वो 2πr आएगा। यहां पे ध्यान दीजिए, इस वाले सर्कल का या इस वाले ऑर्बिट का जो सरकमफ्रेंस होगा किसके बराबर आएगा? 2πr के बराबर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अब मुझे बताओ बेटा, आपने ड्यूअल नेचर में ऑलरेडी पढ़ा। अब जो ये इलेक्ट्रॉन है इस ऑर्बिट में, इट इज इन मोशन, तो बताओ इसके साथ एसोसिएट क्या होगी? मैटर वेव्स। अब मुझे बताओ, इस ऑर्बिट में कितनी वेवलेंथ्स फिट होंगी? या तो 1 वेवलेंथ, या तो 2 वेवलेंथ, या तो 3 वेवलेंथ्स फिट होंगी। यानी इस वाले सरकमफ्रेंस में कितनी वेवलेंथ्स फिट हो सकती है? हम बोलेंगे n लैम्डा, वेयर n सम इंटीजर। या तो इसमें 1 वेवलेंथ फिट होगा, या 2, या 3, या 4। तो बताओ बेटा मैं क्या लिखूंगा? तो मैं लिखूंगा कि आपका जो ये n लैम्डा है, यानी n वेवलेंथ्स फिट होंगी। कितनी लंबाई में फिट होंगे? सरकमफ्रेंस में, यानी 2πr के बराबर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ओके, साथ में आपने पढ़ा हुआ है, कहां पे? याद करिए बेटा, आपने डी ब्रॉगली रिलेशन पढ़ा। लैम्डा किसके बराबर? लैम्डा बराबर h बाई मोमेंटम या h बाई mv, लीनियर मोमेंटम। तो बताओ लैम्डा के बदले क्या आएगा? लैम्डा के बदले आएगा h डिवाइड बाई मोमेंटम। मोमेंटम यानी लीनियर मोमेंटम, यानी mv आएगा। किसके बराबर आया? अरे 2πr आया। आया कि नहीं आया? चलो जरा यहां पे ये mv वहां ले जाते हैं, ये 2π यहां ले जाते हैं। 2π यहां लाओ और ये mv वहां ले जाओ। बताओ बेटा वहां क्या बना? mv, वहां पे r भी है, तो बोलो क्या आएगा? mvr। तो बोलो बेटा यहां क्या बचेगा? ऊपर nh, नीचे आएगा 2π, यानी nh डिवाइडेड बाई 2π। इसका मतलब यही तो बेटा बोहर का पोस्टुलेट है कि एंगुलर मोमेंटम जो है दैट इज क्वांटाइज्ड। देखो क्यों क्वांटाइज्ड आएगा? यहां पे एंगुलर मोमेंटम का हर एक वैल्यू नहीं आएगा। बताओ क्या क्या वैल्यू आएगा? या तो n का वैल्यू 1 डालो, तो बोलो क्या आएगा? 1h बाई 2π। या तो n का वैल्यू 2 डालो, बोलो क्या आएगा? 2h बाई 2π। अरे 2.2 नहीं आएगा, 2.3 नहीं आएगा। n इज एन इंटीजर। समझना बेटा मेरी बात को, मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया था कि हाउ n इज एन इंटीजर, बिकॉज इस सरकमफ्रेंस में बताओ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा वाली क्या वेवलेंथ सी क्या फिट होंगी। समझना, या तो 1 वेवलेंथ, या तो 2 वेवलेंथ, यानी 3 वेवलेंथ, या 4 वेवलेंथ, यानी n जो है n इज एन इंटीजर। समझना बेटा मेरी बात को। तो बताओ आपका एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू क्या क्या आएगा? या तो 1h बाई 2π, या तो 2h बाई 2π, या तो 3h बाई 2π, या तो 4h बाई 2π। यानी यहां पे एंगुलर मोमेंटम के कुछ ही वैल्यूज आ रहे हैं, सारे वैल्यूज नहीं आ रहे हैं। तो एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। यही बेटा हमने बोला, या मैं इसके बदले L लिख दूं, वेयर L इज एंगुलर मोमेंटम। तो L बराबर आएगा NH डिवाइडेड बाई 2π। तो बताओ बेटा L का क्या क्या वैल्यू आएगा? n के बदले 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो। समझना बेटा मेरी बात को। यानी अब यहां पे मैं ये भी बोल सकता हूं कि आपका इलेक्ट्रॉन उन ऑर्बिट्स में घूमेगा जिनका एंगुलर मोमेंटम, या जिनमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा? NH बाई 2π आएगा। या तो 1h बाई 2π आना चाहिए, या तो 2h बाई 2π, या तो 3h बाई 2π एंड सो ऑन। फिर से सुनो, इलेक्ट्रॉन, अब फिर से मैं बोलूंगा किन ऑर्बिट्स में। अभी तो मैंने पहले बोला था कि इलेक्ट्रॉन कुछ ही ऑर्बिट्स पे घूमेगा। अब सवाल है किन ऑर्बिट्स पे घूमेगा? तो ये आंसर है, आपका इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन ऑर्बिट्स पे घूमेगा जिनमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर आएगा? NH बाई 2π। या तो 1h बाई 2π, या तो 2h बाई 2π, या तो 3h बाई 2π। ये कैसे n इंटीजर आया मैंने वो सारा एक्सप्लेन किया। ये कहां से आया? दैट इज द सेकंड पोस्टुलेट ऑफ योर बोहरस मॉडल। ठीक है बेटा, चलिए अब एक और पोस्टुलेट बोलेंगे। यही पोस्टुलेट हमारा एक्सप्लेन करता है हाइड्रोजन का इमिशन स्पेक्ट्रम, राइट। अब यहां पे देखो क्या बोला हमने। बोला, चलो यहां दिखा देता हूं, समझना बेटा मेरी बात को। चलिए यहां पे मैं दिखा रहा हूं 2 मिनट के लिए। सी नाउ, एक सेकेंड, एक सेकंड, गिव मी अ सेकंड। चलो मैं ये ऐसे ही बना देता हूं। देखिए बेटा, लेट्स सपोज ये जो है ना, ये एक स्टेशनरी स्टेट है, यानी ये एक ऐसा ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम सकता है।
इसके बाद भी आएंगे, इससे पहले भी आ सकते हैं। और वो कौन से ऑर्बिट्स आएंगे, मैंने अभी बोला, जिनमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा, क्वांटाइज, दैट इज NH/2π आएगा। चलो अब यहां पे एक और पॉइंट बोलूंगा, जितना आप न्यूक्लियस के नजदीक नजदीक होंगे ना, यहां पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के नजदीक जो स्टेशनरी स्टेट होगा या ऑर्बिट होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कम होता है। जितना आप न्यूक्लियस से दूर दूर जाओगे, एनर्जी लेवल्स ऊपर ऊपर जाओगे या स्टेशनरी स्टेट्स में ऊपर ऊपर जाओगे, एनर्जी बढ़ता है। तो अब यहां पे देखिए बेटा, जब इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट पे घूमेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कांस्टेंट है, ये एनर्जी बेटा क्या रहेगा, इसका कांस्टेंट रहेगा। अब अगर मैं एनर्जी सप्लाई करूं, कितना एनर्जी सप्लाई करूं, चलो ये मैंने माना एक एनर्जी लेवल, ये मैंने माना दूसरा एनर्जी लेवल। अब इन दो एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या होगा, अलग अलग, इसमें क्या होगा कम और इसमें क्या होगा ज्यादा। चलो एग्जांपल के लिए ना मोटा मोटा एक बैड एग्जांपल देता हूं, बट समझाने के लिए दूंगा। चलो मानते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेट सपोज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स और इसमें एनर्जी लेट सपोज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। बताओ पहले मेरे इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, मोटा मोटा मैंने एग्जांपल दिया, ठीक है ना। अब बताओ अगर मैं चाहता हूं ये इस एनर्जी लेवल में जाए, वहां पे इसकी एनर्जी कितनी है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, तो बताओ एक्स्ट्रा कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। वो आएगा कहां से, वो आपको देना पड़ेगा, वो आपको देना पड़ेगा। तो बताओ बेटा, अगर आप चाहते हो कि इलेक्ट्रॉन जो है ये इस एनर्जी लेवल से इस एनर्जी लेवल में जाए, तो बताओ उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा। बताओ कितना देना पड़ेगा, अरे 4 - 2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देना पड़ेगा। यानी अगर आप चाहते हो इलेक्ट्रॉन जाए फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, आपको एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। कितना एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, जो इन दो एनर्जी लेवल्स के बीच में एनर्जी डिफरेंस आए, एनर्जी गैप आए, उतना एनर्जी देना पड़ेगा। अच्छा उल्टा बोलो, अगर इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी लेवल में था, हायर एनर्जी लेवल में था, तो बताओ बेटा इसके पास कितना एनर्जी, एग्जांपल के तौर पे लेट सपोज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अब अगर मैं चाहता हूं ये नीचे आए इस एनर्जी लेवल में, नीचे वाली एनर्जी लेवल में, पहले इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, अगर इसमें आया तो बताओ वहां कितनी एनर्जी है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो बताओ इसने कितना खोया, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू व्हाट, लोअर एनर्जी लेवल, तो बताओ बेटा ये क्या करेगा, इट विल इमिट एनर्जी एंड दैट इमिटेड एनर्जी विल बी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। बताओ कितनी एनर्जी इमिट करेगा। अगेन यहां से इलेक्ट्रॉन ने यहां जंप किया, पहले 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, अब 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया, तो बताओ इमिट कितना करेगा, अरे 4 में से 2 निकालो ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इमिट करेगा। यानी अगेन एनर्जी गैप के बराबर एनर्जी इमिट करेगा। अगर ऊपर से नीचे आए, अगर नीचे से ऊपर जाए, तो एनर्जी गैप के बराबर एनर्जी देना पड़ेगा। तो जरा मुझे बताओ यहां एनर्जी लेवल्स क्या बहुत सारी आएंगी, कुछ ही आएंगी, आएंगी ना, कुछ ही आएंगी, कंटिन्यूअस वैल्यूज नहीं आएगा इन ऑर्बिट्स का। ऑर्बिट कुछ ही फिक्स्ड होंगे, एनर्जी के भी कुछ ही वैल्यूज होंगे। तो बताओ इमिटेड एनर्जी के भी क्या होंगे, कुछ ही वैल्यूज होंगे। क्या इमिटेड एनर्जी के सारे वैल्यूज आएंगे कि कुछ ही वैल्यूज आएंगे? अरे ऑर्बिट्स कुछ ही है, तो इमिटेड एनर्जी बोलो किसके बराबर आता है, एनर्जी गैप के बराबर। तो बताओ इमिटेड एनर्जी के कितने वैल्यूज आएंगे, कुछ ही वैल्यूज आएंगे। तो बताओ बेटा इमिशन स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस होगा कि डिस्क्रीट होगा? अरे डिस्क्रीट होगा। क्यों डिस्क्रीट होगा? बिकॉज एनर्जी लेवल्स हमारे पास कुछ ही है। जब एनर्जी लेवल्स कुछ ही है तो एनर्जी गैप के भी कुछ ही वैल्यूज आएंगे, और एनर्जी गैप के बराबर ही तो ये एनर्जी इमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। तो फ्रॉम दिस यू कैन एक्सप्लेन द इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। समझना बेटा मेरी बात को, ये हमने बोला। अब जो ये इमिट एनर्जी करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, बताओ बेटा रेडिएशन की एनर्जी किसके बराबर? या तो h न्यू बोलो या तो hc/λ बोलो। वही मैंने लिखा कि h न्यू दैट्स इमिटेड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, h न्यू आएगा बराबर एनर्जी गैप के। समझना बेटा मेरी बात, ये आ गई एनर्जी गैप, वेयर E1 इज एनर्जी इन हायर एनर्जी लेवल और EF इज एनर्जी इन लोअर एनर्जी लेवल। यानी यहां पे मैं इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करा रहा हूं, तो एनर्जी इमिट होगा किसके बराबर होगा? उन दो एनर्जी लेवल्स के बीच में एनर्जी गैप जो आएगा उसके बराबर आएगा। या मैं इस h न्यू के बदले ये भी लिख दूं, hc/λ इज इक्वल टू EI माइनस आएगा EF, राइट? वेयर लैम्डा क्या है? लैम्डा आएगा उस इमिटेड रेडिएशन का वेवलेंथ, या न्यू आएगा उस इमिटेड रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी। यही हमने बोला। चेक करें क्या बोला, एन इलेक्ट्रॉन कैन मेक ए ट्रांजिशन। ट्रांजिशन यानी जंप, कहां से कहां? फ्रॉम इट्स स्टेबल ऑर्बिट
समझना बेटा मेरी बात को, टू अनदर लोअर ऑर्बिट, स्टेबल ऑर्बिट, ये हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जाएगा। व्हाइल डूइंग सो ए फोटोन इज इमिटेड, यानी रेडिएशन इज इमिटेड हुज एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। यही तो मैंने बोला, जो रेडिएशन इमिट होगा, जो फोटोन इमिट होगा, उसका एनर्जी कितना होगा, एनर्जी गैप के बराबर होगा उन दो एनर्जी लेवल्स का, जिससे बेटा इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है फ्रॉम हायर टू लोअर। देयरफॉर द एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन बाय, यानी यहां पे एनर्जी ऑफ फोटोन इमिटेड रेडिएशन इज इक्वल टू एनर्जी गैप। समझना बेटा मेरी बात को, यह आ गया एक और पोस्टुलेट। तो ये थे 3 पोस्टुलेट्स किसके, बोहर्स मॉडल के। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। अब इलेक्ट्रॉन तो ऑर्बिट्स में घूमता है, कुछ ही ऑर्बिट्स में घूमता है। किन ऑर्बिट्स में घूमता है, मैंने अभी बोला, जिन ऑर्बिट्स में एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का क्वांटाइज्ड आए, किसके बराबर आए, nh/2π के बराबर आए। कैसे, n इंटीजर कैसे है, ऑलरेडी एक्सप्लेन वो कर दिया हमने। अब यहां पे देखो बेटा, बताओ क्या इलेक्ट्रॉन चक्कर मार रहा है, किसके अराउंड चक्कर मार रहा है, न्यूक्लियस के अराउंड। एक मजे वाली बात बोल दूं, कोई भी चक्कर अट्रैक्शन के बगैर नहीं होता। चाहे रियल लाइफ में चक्कर मार रहे हो ना, या यहां पे इलेक्ट्रॉन चक्कर मार रहा है, चाहे आपका जो हमारा सन है और अर्थ सिस्टम है, अर्थ भी इज रिवॉल्विंग अराउंड दिस सन, यानी अर्थ भी चक्कर मार रहा है सन के, हमेशा यहां अट्रैक्शन होता है। जब भी कोई चक्कर होता है ना, चक्कर में अट्रैक्शन जरूरी होता है। रिपल्शन हो और चक्कर भी आए, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। समझना बेटा मेरी बात को, देखो क्या होता है। अभी हमने क्या बोला, ये एक न्यूक्लियस है, एक एटम का न्यूक्लियस। चलो इसमें कितने प्रोटॉन, Z प्रोटॉन्स, वेयर Z इज एटॉमिक नंबर। तो बताओ बेटा इसका चार्ज कितना आएगा, +Ze आएगा। क्यों, इज इक्वल टू Ne से। एक प्रोटॉन होता तो एक ही आता, 2 प्रोटॉन्स तो 2 बार E चार्ज आता, बिकॉज प्रोटॉन का चार्ज E के बराबर है। 3 प्रोटॉन्स होते तो 3 आता, 4 प्रोटॉन्स होते तो 4 ही आता। यहां पे Z प्रोटॉन्स है तो Ze आएगा इसका चार्ज। अब इसके चक्कर कौन काट रहा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा किसके, न्यूक्लियस के। तो बताओ मैंने अभी क्या बोला, कोई भी चक्कर अट्रैक्शन के बगैर नहीं होता। यहां पे कौन अट्रैक्शन, ये इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस क्या करेगा, अरे अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा ना, अरे तभी तो यहां पे चक्कर मारेगा। कोई भी चक्कर अट्रैक्शन के बगैर नहीं होता। तो बताओ बेटा यहां पे कौन सा फोर्स, कौन सा अट्रैक्शन आएगा, अरे इन दो के बीच में कौन सा फोर्स है, दैट इज कूलम्ब्स फोर्स। तो बताओ बेटा कूलम्ब्स फोर्स यहां पे जो होगा वो क्या करेगा, यानी आपका न्यूक्लियस विल अट्रैक्ट द व्हाट, इलेक्ट्रॉन। इसी अट्रैक्शन की वजह से ये चक्कर काटेगा। चक्कर किसके अराउंड काटेगा बेटा, न्यूक्लियस के अराउंड काटेगा। एक स्टेशनरी स्टेट में, एक ऑर्बिट में, स्टेशनरी स्टेट मतलब इस सर्कल का, इस ऑर्बिट का रेडियस नहीं बदलेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन का एनर्जी भी नहीं बदलेगा। चलो मानते हैं इसका रेडियस n है, कोई nth ऑर्बिट है, इसका रेडियस n है, राइट। तो इसका रेडियस जो है मैंने n के बराबर माना। तो बताओ बेटा यहां चक्कर कौन दिला रहा, कूलम्ब्स फोर्स। अरे बताओ इस कूलम्ब्स फोर्स का मैग्नीट्यूड, अब मत बोलना -e चार्ज, मैग्नीट्यूड बोल रहा हूं तो मैग्नीट्यूड में दोनों चार्जेस पॉजिटिव ही लेना, मैग्नीट्यूड बोल रहा हूं। तो बताओ बेटा क्या होगा, ये जो अट्रैक्टिव कूलम्ब्स फोर्स होगा इलेक्ट्रॉन पे, जो न्यूक्लियस का कूलम्ब्स फोर्स है, इसी की वजह से चक्कर काट रहा है, यानी यही आएगा हमारे सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर। समझना बेटा मेरी बात को। तो आपका ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है किसके बराबर आएगा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये आएगा हमारे कूलम्ब्स अट्रैक्शन के बराबर। तो बताओ बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होता है, mv² डिवाइडेड बाय r, वेयर v क्या है, v स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट, r इज रेडियस ऑफ द ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है, इज इक्वल टू, बताओ बेटा इनमें कूलम्ब्स फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 1/4πε0। फिर मत बोलना +Ze और -e, बिकॉज मैं मैग्नीट्यूड फोर्स की बात कर रहा हूं तो ये भी प्लस, वो चार्ज भी प्लस। बताओ क्या आएगा, 1/4πε0। एक चार्ज Ze और एक और चार्ज का मैग्नीट्यूड इज E। आई एम ओनली टेकिंग मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। डिवाइड बाय क्या आएगा बेटा, r² आएगा। क्लियर। तो यहां थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो ये एक R कट गया, ओके। ऑल्सो
अभी ये इक्वेशन ऐसे ही रखते हैं। अब ऑल्सो मुझे बताइए, अभी कुछ देर पहले आपने क्या बोला कि एंगुलर मोमेंटम जो है दैट इज क्वांटाइज्ड, यानी एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। तो बोलो बेटा क्या आएगा, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो बताओ v के बदले, बिकॉज यहां पे v भी आ रहा है, इस इक्वेशन में r भी आ रहा है, आई डोंट नीड फिलहाल v, आई नीड r। तो पहले मैं r निकालूंगा, रेडियस ऑफ व्हाट, ऑर्बिट या रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। तो बताओ v के बदले में क्या डालूं, v के बदले आएगा nh डिवाइडेड बाई 2 पाई आएगा, और डिवाइड बाई ये m भी आएगा, और डिवाइड बाई ये r भी आएगा। ये v का वैल्यू मैंने निकाला और यहां पे डालूंगा। तो बताओ बेटा क्या मिला, तो इसको इस इक्वेशन में डालो, बोलो क्या आएगा, m आया। बताओ बेटा v स्क्वायर है, तो v के बदले बोलो क्या आएगा, v के बदले ये सब आएगा, nh डिवाइड बाई 2 पाई mr, इसका स्क्वायर आएगा। तो ये आ गया mv स्क्वायर। लेफ्ट साइड तो इतना ही बचा। बताओ बेटा राइट साइड क्या बचा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या बचा, ZE इंटू ई, इजंट दैट ZE स्क्वायर। बताओ डिवाइड बाई क्या आएगा, डिवाइड बाई 1r आ गया। चलो जरा यहां स्क्वायर तो बोलो बेटा क्या आएगा, m, ये स्क्वायर ये सब का स्क्वायर है, तो n का भी स्क्वायर आएगा, h का भी आएगा, डिवाइड बाई 2 का यानी 4 बनेगा, पाई स्क्वायर आएगा, m स्क्वायर आएगा, और यहां r स्क्वायर आएगा। राइट साइड में क्या बच गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। तो एक r कटेगा बेटा, और ये 4 और 4 भी कटेगा, 1 पाई कटेगा, और कुछ नहीं कटेगा। चलो अब ये टर्म जो है ट्रांसपोज कर लो, ये r वहां ले जाओ, ये r बेटा वहां ले जाओ, ये ZE स्क्वायर यहां डिवाइड में लाओ, और ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर ले जाओ। बताओ क्या आएगा, तो रेडियस इन nth ऑर्बिट की फॉर्मूला क्या आएगा, ये r मैंने वहां लिया। बताओ यहां क्या बच गया, यहां हाँ एक ये m और ये एक m भी तो कटेगा। बताओ बेटा यहां क्या बच गया, n स्क्वायर h स्क्वायर, राइट, ये n स्क्वायर h स्क्वायर यहां बच गया, और ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा, आ गया एप्सिलॉन नॉट ऊपर मल्टीप्लाई में। अब बताओ नीचे क्या बच गया, ये पाई बच गया, 1 पाई बच गया, ये m बच गया ना, साथ में ये ZE स्क्वायर आएगा। तो नीचे पाई बच गया, नीचे m बच गया, पाई भी बच गया, m भी बच गया, और बेटा यहां पे क्या आएगा, z आएगा, राइट, और यहां पे e स्क्वायर भी आएगा। तो n स्क्वायर फिर से चेक करूंगा मैं, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट यहां आया, तो ये r मैंने वहां लिया, ये ZE स्क्वायर यहां आएगा, ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाई m भी आएगा, और बेटा ये एक पाई भी तो बच गया। तो ये फॉर्मूला आपको देगी रेडियस इन nth ऑर्बिट। तो चेक करिए यहां पे ना, यहां पे आप चेक करिए n और z, n इज आप किस ऑर्बिट की बात कर रहे हो। अगर n इज इक्वल टू 1 आप ले रहे हो, यानी आप सबसे पहले वाले एनर्जी लेवल या जो न्यूक्लियस के सबसे क्लोज एनर्जी लेवल है उसकी बात कर रहे हो, और उस एनर्जी लेवल का नाम आपने केमिस्ट्री में भी सुना होगा, फिजिक्स में भी सुना होगा, दैट्स कॉल्ड एज ग्राउंड एनर्जी लेवल या ग्राउंड स्टेट उसको हम बोलते हैं। तो बताओ अलग अलग ऑर्बिट्स के लिए n का वैल्यू क्या आएगा, अलग अलग आएगा, और अलग अलग एटम्स के लिए z का वैल्यू क्या आएगा, अलग अलग आएगा। तो n स्क्वायर और z के बगैर बाकी सारी टर्में कांस्टेंट है। अगर मैं तमाम कांस्टेंट्स का वैल्यू डालूं तो मुझे मिलेगा 0.529 डिग्री एंगस्ट्रॉम। डिग्री एंगस्ट्रॉम यानी 10 टू द पावर -10 मीटर्स, साथ में आएगा n स्क्वायर डिवाइडेड बाय आएगा z। तो दिस इज रिलेशन ऑफ रेडियस फॉर nth ऑर्बिट। तो ये फॉर्मूला, ये r का फॉर्मूला बेटा आपको ये डिराइव वहां पे करना पड़ेगा। तो ये r आ गया, रेडियस इन nth ऑर्बिट। चलो अब हमें निकालना है एनर्जी भी। चलो उसके लिए बेटा अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर, 1/2 mv स्क्वायर, यानी मुझे v का भी वैल्यू चाहिए, क्लियर, और मुझे पोटेंशियल एनर्जी भी चाहिए, उनका सम करेंगे वही टोटल मैकेनिकल एनर्जी आएगा ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। तो चलो करते हैं, यहां तक होप आपको समझ आया होगा। चलो अब ये r का फॉर्मूला मुझे मिल गया, फिर से यहां चेक करिए, देखो बेटा ये v किसके बराबर आया था, v बराबर nh/2 पाई mr। मैंने कैसे किया, वही एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, mvr इज इक्वल टू nh/2 पाई, वही से मैंने v का वैल्यू निकाला। चलो अब ये जो v की फॉर्मूला में r आ रहा है, इस r का वैल्यू डालते हैं और v का वैल्यू निकालते हैं, देखेंगे क्या मिलेगा। देखिए तो ये आ गया आपका
V का फॉर्मूला। अब इसमें R डालो, बताओ V किसके बराबर आएगा? ये आएगा NH डिवाइड बाई 2 m, और R के बदले ये सब डाल दो, R के बदले n स्क्वायर H स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई, ये टर्म आएगा, ये डिवाइड में तो ऊपर जाएगा, पाई m ZE स्क्वायर जो है ऊपर जाएगा। एक n कट गया, ये पाई और पाई जो है कट गया, ये m और m जो है कट गया, एक h और एक h भी कट गया। तो बताओ बेटा v किसके बराबर आया? ऊपर क्या बचा? ऊपर बचा ZE स्क्वायर, नीचे क्या बचा? 2 बचा, और क्या बचा? n बचा, h बचा, और एप्सिलॉन नॉट बचा। ZE स्क्वायर, फिर से मैं देखूंगा कोई टर्म मिस तो नहीं हुआ। ZE स्क्वायर बचा, नीचे 2 बच गया, n बच गया, h बच गया, और एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको क्या देगा? ये आपको देगा स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑर्बिट, या किसी भी nth ऑर्बिट में। बस उस ऑर्बिट के लिए n का वैल्यू आपको डालना पड़ेगा, ठीक है बेटा। या अगर मैं ये सॉल्व भी करूं, यहां पे ये वैल्यू भी याद करा दूं, यहां पे चेक करिए अगेन, z और n के बगैर बाकी सारे टर्म में कांस्टेंट है। अगर मैं इन तमाम कांस्टेंट्स का वैल्यू डालूं, मुझे मिलेगा c डिवाइडेड बाई 137, ठीक है ना। c डिवाइडेड बाई 137, साथ में ऊपर क्या आएगा? ऊपर आएगा z डिवाइड बाई आएगा n, और ये आएगा मीटर पर सेकेंड, वायर जो आपका ये c है दैट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट। क्लियर? ओके, चलो बेटा, ये आपको मिल गया किसका वैल्यू? स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन व्हाट? nth ऑर्बिट। क्लियर? चलो अब ये भी मिला, अब काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। चलो अब ये दो फॉर्मूलाएं बस मैं यहां पे लिखूंगा, ये दो फॉर्मूलाएं, बाकी सारा मैं ये रब कर रहा हूं। क्लियर? आर का वैल्यू और वी का वैल्यू। अब इस आर के वैल्यू और वी के वैल्यू से मैं क्या निकालूंगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन व्हाट? nth ऑर्बिट। चलो करते हैं, सी नाउ। तो पहले फॉर्मूलाएं दो मैं यहां पे लिख दूं, ये फॉर्मूलाएं दो बिकॉज आई नीड देम। क्या क्या? एक आया R किसके बराबर आया? लिख देता हूं, ये R बराबर आया n स्क्वायर H स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई पाई m ZE स्क्वायर। ये आ गया R का वैल्यू। और V का वैल्यू क्या मिला बेटा? V का वैल्यू मिला ZE स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस NH एप्सिलॉन नॉट। ये आया V का वैल्यू। चलो अब बेटा आगे बढ़ते हैं। नाउ अब ये आ गया रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। अब हम निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। तो चलो निकालते हैं। अब बताओ बेटा, काइनेटिक एनर्जी इन nth ऑर्बिट का फॉर्मूला, अरे 1/2 mv स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? तो जरा बता दो बेटा, ये काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आएगा? 1/2 m। v का फॉर्मूला आपने निकाला, बताओ बेटा v के बदले क्या आएगा? v के बदले आएगा वो सब, लेकिन मुझे इसका स्क्वायर चाहिए। आई नीड v स्क्वायर। तो बताओ v स्क्वायर, अगर v ये है, अगर v ये टर्म है, तो बताओ v स्क्वायर के बदले क्या आएगा? v स्क्वायर के बदले z का स्क्वायर आएगा, e स्क्वायर का स्क्वायर आएगा तो e रेज पावर 4 बनेगा, डिवाइड बाय बोलो बेटा क्या आएगा? 2 का स्क्वायर तो 4 बनेगा, n का स्क्वायर तो n स्क्वायर बनेगा, h का स्क्वायर आएगा, और एप्सिलॉन नॉट का भी तो स्क्वायर आएगा। क्लियर? तो बता दो यहां पे ये किसके बराबर आया? तो ये बराबर आया m z स्क्वायर e रेज पावर 4 डिवाइड बाई 2 4 8 आया, 2 4 8, और क्या आया? n स्क्वायर आया, h स्क्वायर आया, और एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर आया। ये आ गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। तो ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है बिकॉज लास्ट में जो रिजल्ट मिलता है वो मैं बस को बोलूंगा। चलिए अब ये तो आ गया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। फिर से क्रॉस चेक करेंगे। m आया z स्क्वायर e रेज पावर 4, 8 आया नीचे, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। अब बताओ बेटा यहां पोटेंशियल एनर्जी कौन सा आएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। तो बताओ बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्जेस विद देयर साइंस का मल्टीप्लाई, Q1 Q2। बताओ Q1 के बदले क्या आएगा? ZE प्लस ZE। Q2 के बदले क्या आएगा? -E। न्यूक्लियस का चार्ज प्लस ZE और इलेक्ट्रॉन का चार्ज -E, डिवाइड बाई क्या आएगा? R।
आएगा। अब बताओ बेटा ये किसके बराबर आया, ये माइनस बाहर निकलेगा, ऊपर आएगा माइनस जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाय आया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और नीचे आर आया। इस आर का वैल्यू हमने निकाला है तो इस आर का वैल्यू यहां पे डालो। बताओ बेटा आर के बदले क्या आएगा, आर के बदले आएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय जो टर्म आएगा वो तो ऊपर चढ़ेगा, यानी ऊपर चढ़ेगा एम, यहां पे पाई और जेड ई स्क्वायर आएगा। ये पाई और पाई जो है कट गया, क्लियर। और कुछ होगा बेटा, चलो चेक करेंगे, बोलो क्या मिलेगा, माइनस। बताओ ऊपर क्या आया, ऊपर आया एम जेड इंटू जेड इज व्हाट, जेड स्क्वायर, यानी माइनस एम जेड स्क्वायर आया, ई स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर दैट इज ई रेज पावर 4। बताओ डिवाइड में क्या आया बेटा, डिवाइड बाई 4 आया, डिवाइड बाई 4 आया, और क्या आया, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट दैट इज एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर आएगा, और आएगा एन स्क्वायर, और आएगा एच स्क्वायर। तो ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। नेगेटिव आ गया, मेरी बात समझिए बेटा, काइनेटिक एनर्जी तो पॉजिटिव आने वाला था हमेशा, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव। तो काइनेटिक एनर्जी भी मिल गया, पोटेंशियल एनर्जी भी बेटा मिल गया। अब टोटल एनर्जी बताओ, टोटल एनर्जी क्या आएगा, टोटल एनर्जी इन दो का सम आएगा। तो निकालते हैं, चलिए तो बताइए टोटल एनर्जी किसके बराबर आएगा, लेट्स डू दैट। चलिए तो बस ये वाला वैल्यू काइनेटिक एनर्जी का, ये वाला वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी का, बस बेटा ये वाले वैल्यूज डालिए, बताइए टोटल एनर्जी किसके बराबर आएगा। होप आपने ये कॉपी किया होगा। नाउ टोटल एनर्जी की फॉर्मूला अगर स्क्रीनशॉट भी लें तो आप ले सकते हैं, अब इसको रब करूंगा। चलो नाउ काइनेटिक एनर्जी मिला, दिखा रहा हूं, इस वाले मैंने एन सर्कल यहां पे कर दिया उसको। पोटेंशियल एनर्जी भी मैंने बेटा निकाला, तो यहां पे आप पोटेंशियल एनर्जी भी देख सकते हो। तो बताओ टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट जो है किसके बराबर आएगा, ये आएगा काइनेटिक एनर्जी आएगा प्लस आएगा पोटेंशियल एनर्जी। तो बताओ बेटा आएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस आएगा पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। तो बताओ काइनेटिक एनर्जी के बदले क्या आएगा, आपके पास टर्म यहां दिया गया, m आया, z स्क्वायर आया, e रेज पावर 4 आया, 8n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी, उसके बदले वो टर्म आएगा। तो बता दो बेटा क्या टर्म आएगा, माइनस m z स्क्वायर e रेज पावर 4 डिवाइड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। तो आप चेक कर सकते हो बेटा, यहां पे यहां 4 यहां पे 8, तो बाकी टर्म सेम आ रही है, कॉमन निकाल दो जो कॉमन है। तो बताओ ये कॉमन, ये वाली टर्म दोनों में सेम है, चेक करिए आप। तो ये कॉमन निकालते हैं, तो बोलो कॉमन क्या निकाला, एम जेड स्क्वायर ई रेज पावर 4 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। ये भी आप देख सकते हो, जल्दी जल्दी देख लो। और ये यहां पे नहीं, हर जगह आएगा, कहां कहां पे आएगा दिखाऊंगा। चलो जरा मुझे बताओ, अगर इसको डिवाइड 2 करोगे, यानी नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो, बताओ नीचे 2 से मल्टीप्लाई करने से, यानी डिवाइड 2 किया, नीचे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या वो इसके बराबर आएगा, काइनेटिक एनर्जी के बराबर आएगा, चेक कर लो। नीचे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा माइनस को छोड़ो, मैग्नीट्यूड बोल रहा हूं, नीचे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, बताओ क्या काइनेटिक एनर्जी के मैग्नीट्यूड के बराबर आएगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड इज हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट, काइनेटिक एनर्जी। यहां पे समझिए बेटा, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई 2, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू व्हाट, काइनेटिक एनर्जी। यानी काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड इज हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड इज व्हाट, चेक करो फिर से, इसको डिवाइड 2 से करना है, यानी नीचे मल्टीप्लाई 2 से करना है, और ये काइनेटिक एनर्जी के मैग्नीट्यूड के बराबर आएगा। यानी आप चेक करो बेटा क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड इज व्हाट, हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी। या पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, या इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये 2 1 2 4 फिर इसका मैग्नीट्यूड आएगा पोटेंशियल एनर्जी के मैग्नीट्यूड के बराबर आएगा। यानी आप क्या बोलोगे, इसका मतलब 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी। तो चलो बेटा ये मैंने कॉमन निकाला, बताओ अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1/8 माइनस 1/4, या मैं 4 भी कॉमन निकाल सकता था। चलो बताओ बेटा 4 भी अगर मैं कॉमन, चलो 4 भी निकालेंगे, ज्यादा आसान बनेगा। चलो 4 के साथ निकालेंगे,
तो मैंने 4 भी कॉमन निकाला। जब इसमें 4 नीचे निकाला यहां बच गया 1/2। जब इसमें 4 निकाला यहां बचेगा -1। 1/2 -1, आधे में से एक निकालो तो माइनस आधा आएगा, तो इसके बदले -1/2 आएगा। जब इसके बदले -1/2 आएगा तो पूरा बोलो एनर्जी क्या आएगा, तो एनर्जी इन nth ऑर्बिट आएगा। ये -1/2 आया, माइनस पहले लिखा, m आया, z² आया, e⁻⁴ आया, डिवाइड बाय बोलो बेटा क्या आएगा, ये -1/2 था, 2 4 8 आएगा, यहां पे 8 आएगा, n² आएगा, h² आएगा, ε0² आएगा। अगेन z और n के बगैर तो बाकी सारे जो है कांस्टेंट्स है, z और n के बगैर बाकी सारे कांस्टेंट्स है। अगर बाकी सब का वैल्यू डालोगे, अच्छा ये बात भी तो बोलो, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज व्हेनेवर टोटल एनर्जी इज नेगेटिव। इसका मतलब जो आपका ये पार्टिकल है या ये बॉडी है जिसकी एनर्जी टोटल है वो बेटा बाउंड है, किसी ना किसी सिस्टम के साथ वो बाउंड है, वो फ्री नहीं है। दैट इज बाउंड टू ए सिस्टम। जैसे यहां पे इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, इट इज बाउंड टू न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के ही चक्कर काट रहा है, ये फ्री नहीं है, इट इज बाउंड टू न्यूक्लियस, इसलिए इसका टोटल एनर्जी नेगेटिव जरूर आना चाहिए था। हम भी है बाउंड टू व्हाट, ग्राउंड। हम ग्राउंड पे बाउंड है बेटा। अगर हम चल सकते हैं ओनली ऑन द सरफेस ऑफ ग्राउंड चल सकते हैं, मेरी बात समझना, बाहर नहीं निकल सकते हैं। इसका मतलब इफ वी आर बाउंड टू दिस अर्थ सिस्टम, इसका मतलब हमारा टोटल एनर्जी भी नेगेटिव होगा। पढ़ा होगा आपने ग्रेविटेशन चैप्टर में। और यह बात भी बोल दूं, समझना बेटा मेरी बात को, चेक करो जरा इसका मैग्नीट्यूड, जरा देखो टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड जरा चेक करो। टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड वही आया जो काइनेटिक एनर्जी का आया। टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड वही आया जो किसका आया, काइनेटिक एनर्जी का। और अगर बेटा इसको 2 गुना करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आएगा। या अगर पोटेंशियल एनर्जी को डिवाइड बाय 2 करोगे, फिर ये मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एनर्जी या मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर आएगा। पढ़ा होगा आपने। अच्छा पहले ये बात बोल दूं, चलो बता दो बेटा, सारे कांस्टेंट्स का वैल्यू डाल के बताओ एनर्जी इन nth ऑर्बिट क्या आया। सारे कांस्टेंट्स का वैल्यू डाल के -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ऊपर बचेगा z², नीचे आएगा n²। यह फॉर्मूला आपको देगा किसी भी स्टेशनरी स्टेट में nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी। समझ आई बेटा मेरी बात। अब यहां पे जरा फिर से देखो, बताओ क्या मिला, साथ में यह भी मिला, बताओ क्या मिला। टोटल एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। बट टोटल एनर्जी इज नेगेटिव, पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव, काइनेटिक एनर्जी इज पॉजिटिव। चेक करो, जो टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड आया वही किसका आया, अरे वही काइनेटिक एनर्जी का भी आया। और अगर पोटेंशियल एनर्जी को डिवाइड 2 करोगे, यानी नीचे मल्टीप्लाई 2 से करोगे, 4 2 8 बनेगा, फिर इसका भी मैग्नीट्यूड या तो टोटल एनर्जी के बराबर आएगा या काइनेटिक एनर्जी के बराबर आएगा। फिर से बोल रहा हूं, ये सिर्फ यहां नहीं आएगा, यानी ये रिलेशन सिर्फ यहां पे नहीं आएगा, हमेशा वहां पे आएगा जब भी सर्कुलर मोशन हो अंडर अट्रैक्टिव फोर्स and the force is inversely proportional to r². Whenever there is a circular motion, whenever there is a circular motion due to a force which is inversely proportional to r², inverse square law वाला force हो, whenever there is circular motion due to this type of force, यानी force is inversely proportional to r², gravitation में भी ऐसा आएगा। whenever there is a attractive force, समझना बेटा मेरी बात को, which is inversely proportional to separation square या which follows inverse square law, अगर इस वाले फोर्स की वजह से सर्कुलर मोशन आ रहा है तो हमेशा आएगा टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड काइनेटिक एनर्जी के मैग्नीट्यूड के बराबर इज इक्वल टू हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये आ गया बेटा रिलेशन फॉर टोटल एनर्जी एज वेल। होप यू गॉट इट। अगर समझ आए तो प्लीज थम्स अप। चलिए, थैंक यू सो मच। नाउ अब बेटा इसमें यहां पे एक और टॉपिक भी आ रहा है, दैट इज आपको एक्सप्लेन करना है बाइंडिंग एनर्जी, राइट। अब ये बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्रैब बोलो विद रिस्पेक्ट टू एटॉमिक मास या मास नंबर, वो भी एक्सप्लेन आपको करना पड़ेगा। चलिए, बहुत सारे 3 तरीकों से मैं बाइंडिंग एनर्जी डिफाइन करूंगा। पहला, अगर आपके पास एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या होते हैं, न्यूक्लियॉन्स यानी न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। अगर आप एक न्यूक्लियस को ब्रेक करना चाहते हो इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियाई या न्यूक्लियॉन्स, ऐसे समझिए, अगर आपके पास एक न्यूक्लियस है, इसमें न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स है,
न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स है। अब अगर मैं इसको ब्रेक करना चाहता हूं, किसमें ब्रेक करना चाहता हूं? न्यूट्रॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, यानी एक न्यूक्लियस को अगर ब्रेक करना है इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट व्हाट न्यूक्लियॉन्स, उसके लिए एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। अब कितनी एनर्जी सप्लाई करोगे ताकि एक न्यूक्लियस को आप ब्रेक कर सको इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स? दैट इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी। समझ आई बात? एक न्यूक्लियस को अपने कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स में ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? बाइंडिंग एनर्जी। क्लियर? एक और तरीके से भी बोलूंगा, समझना बेटा मेरी बात को। अगर आपके पास कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स है, उल्टा भी तो पॉसिबल है, अगर आपके पास अलग अलग न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स है, अगर आप इनको जमा कर रहे हो, ना यू आर ब्रिंगिंग देम क्लोजर, समझना बेटा मेरी बात को, नजदीक ला रहे हो। बताओ यहां पे चलो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन तो छोड़ो, प्रोटॉन प्रोटॉन तो रिपल करेगा, तो यानी इनको नजदीक लाना इट्स नॉट एन इजी टास्क। तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स को नजदीक नजदीक ला रहे हो, समझना बेटा मेरी बात को, ट्राई टू अंडरस्टैंड। नजदीक जब आपने लाया तो ये क्या बन गया? ये बनेगा एक न्यूक्लियस। आपने कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स को नजदीक लाया और एक न्यूक्लियस बनाया। इस प्रोसेस में कितना एनर्जी रिलीज होगा? अब आप बोलोगे आपको कैसे पता एनर्जी रिलीज होगा कि लगेगा? मैं अभी आपको एक्सप्लेन पूरा कर दूंगा। पहले मैंने क्या बोला? एक न्यूक्लियस को ब्रेक करने में अपने न्यूक्लियॉन्स में कितनी एनर्जी लगेगा? दैट इज बाइंडिंग एनर्जी। अब मैं क्या बोल रहा हूं? अगर आपके पास कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स है, इनको आप असेंबल कर रहे हो, एक न्यूक्लियस बना रहे हो, इस प्रोसेस में कितना एनर्जी रिलीज होगा? दैट इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी। वो डेफिनेशंस मैंने दो यहां पे बोल दी है, तो देखते हैं बेटा। पहले दो डेफिनेशंस मैंने क्या बोली है। बाइंडिंग एनर्जी जो है, इट इज डिफाइंड as energy released when the free nucleons are combined to form a nucleus. आप फ्री न्यूक्लियॉन्स को नजदीक नजदीक ला रहे हो, कंबाइन करा रहे हो, एक न्यूक्लियस बना रहे हो, इसमें कितना एनर्जी बेटा रिलीज होगा? कितना एनर्जी रिलीज होगा? दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? बाइंडिंग एनर्जी। समझना। एक और मैंने क्या बोला? इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए न्यूक्लियस इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स। एक न्यूक्लियस को कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स में ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी? दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? बाइंडिंग एनर्जी। समझ आ रहा है? एक न्यूक्लियस को कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियंस में ब्रेक कराने में कितना एनर्जी लगेगा, या अगर आप न्यूक्लियंस को नजदीक नजदीक ला रहे हो, एक न्यूक्लियस बना रहे हो, वहां कितना एनर्जी रिलीज होगा? दैट इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी। अच्छा, एक और डेफिनेशन भी बोलूंगा। इट इज एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ मास डिफेक्ट। अब आप बोलोगे सर ये मास डिफेक्ट क्या होता है? एनर्जी इक्विवेलेंट मतलब क्या होता है? समझाता हूं। देखिए, अगर आप देखोगे, समझना बेटा मेरी बात को, आपको क्या लगता है? अब चलो बात करेंगे फॉर एग्जाम्पल हीलियम न्यूक्लियस की। बताओ हीलियम न्यूक्लियस में क्या है? दो प्रोटॉन्स है और क्या है? चलो बताओ हीलियम न्यूक्लियस का मास कितना होगा? हमें ये एक्सपेक्टेड है, हमें लगता है कि शायद इस हीलियम न्यूक्लियस का मास होगा दो प्रोटॉन्स का मास मिला के और दो न्यूट्रॉन्स का मास मिला के, है ना? अरे जिनका ये बना है उनका मास मिला लो तो पता चलेगा कि टोटल मास इस न्यूक्लियस का कितना है। तो हमें लगा था कि अगर हम चाहे कैलकुलेट करना मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस या मास ऑफ ए न्यूक्लियस, हम इसके कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियस का मास मेजर करेंगे, उनको ऐड करेंगे और जो ऐड करके आएगा हम बोलेंगे वो इस न्यूक्लियस का मास है। फिर से सुनो, हमें क्या लगता है? एक न्यूक्लियस जिन न्यूक्लियॉन्स का बना हुआ है, अलग अलग न्यूक्लियॉन्स का कितना मास है, उन मासेस को जोड़ लो, जो जोड़ के आएगा हम बोलेंगे यही हमारे न्यूक्लियस का मास है। बट ऐसा नहीं होता। हमेशा एक न्यूक्लियस का मास थोड़ा बहुत कम होता है एज कंपेयर टू द कंबाइंड मासेस ऑफ इट्स व्हाट? इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स। अगर इन न्यूक्लियॉन्स को मिला के हम मास देखेंगे वो हमेशा ज्यादा आता है, थोड़ा ज्यादा आता है एज कंपेयर टू व्हाट? समझना बेटा मेरी बात को, न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस पूरा है उसका मास स्लाइटली कम है एज कंपेयर टू इनके न्यूक्लियॉन्स का, इसके न्यूक्लियॉन्स का मास मिला के। फिर से मैं बोलूं, समझ आई बात? यहां देखो, अगर मेरे पास हीलियम न्यूक्लियस है, हीलियम न्यूक्लियस में बोलो बेटा क्या क्या है? दो प्रोटॉन्स है और दो न्यूट्रॉन्स है। एक्सपेक्टेड क्या था? इन दो प्रोटॉन्स का, इन दो न्यूट्रॉन्स का मास मिला लो, वही आएगा टोटल इसका मास। बट ऐसा नहीं होता। इस पूरे हीलियम न्यूक्लियस का मास है लेस, स्लाइटली लेस एज कंपेयर टू इन न्यूक्लियॉन्स का मास मिला के। अब जो ये मास में फर्क आता है दैट इज कॉल्ड एज मास डिफेक्ट। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? मास डिफेक्ट। अब समझना, आइंस्टाइन्स एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है? E इज इक्वल टू mc स्क्वायर।
तो हमने न्यूक्लियर फिजिक्स में ये पढ़ा हुआ है कि अगर आप मास मेजर कर रहे हो, मास डिफेक्ट मेजर कर रहे हो केजीज में, तो बताओ इस मास डिफेक्ट के साथ एसोसिएटेड एनर्जी कितना होगा, मल्टीप्लाइड बाय सी स्क्वायर। बट अगर आप ये मास डिफेक्ट मेजर कर रहे हो इन एएमयूज, तो फिर इस मास डिफेक्ट के साथ एसोसिएटेड एनर्जी क्या होगा, मल्टीप्लाइड बाय 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। फिर से मैं बोलूंगा बेटा, डेल्टा एम, अगर डेल्टा एम मास डिफेक्ट है तो इसके साथ एनर्जी कितना एसोसिएटेड होगा, डेल्टा एम मल्टीप्लाइड बाय सी स्क्वायर कर दो। अगर ये डेल्टा एम आपने मेजर किया केजीज में, या आप डेल्टा एम अगर मेजर कर रहे हो एएमयूज में, तो मल्टीप्लाइड बाय 931 ये आएगा अप्रोक्सीमेटली मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, और ऊपर मिलेगा जूल्स में। यहां पे आपने मास डिफेक्ट मेजर किया केजीज में, और यहां पे आपने मास डिफेक्ट मेजर किया एएमयूज में। अब मास डिफेक्ट कितना आया, समझना बेटा मेरी बात को। मास डिफेक्ट के जो इक्विवेलेंट एनर्जी होगा, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी। तो बताओ, आप न्यूक्लियॉन्स नजदीक ला रहे थे, उनका मास क्या होगा, ज्यादा, एज कंपेयर टू व्हाट, जो न्यूक्लियस बना उससे तो मास ज्यादा होगा। बताओ थोड़ा मास गया कहां, वो थोड़ा मास जो है बेटा वो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। समझना मेरी बात को, कितना एनर्जी, तो अब वही आएगा बाइंडिंग एनर्जी। समझिए मेरी बात को, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या है, बाइंडिंग एनर्जी इज एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ मास डिफेक्ट। तो अगर आप बोलोगे कि कितना एनर्जी रिलीज होगा अगर हम न्यूक्लियॉन्स को नजदीक लाए और एक न्यूक्लियस बन गया, कितना एनर्जी आएगा या कितना एनर्जी रिलीज होगा, आप चेक करो मास डिफेक्ट कितना आया, न्यूक्लियॉन्स का कितना मास ज्यादा एज कंपेयर टू न्यूक्लियस, उस मास डिफेक्ट का बेटा एनर्जी इक्विवेलेंट निकालो, वही बाइंडिंग एनर्जी आएगा। तो तीसरा डेफिनेशन मैंने बाइंडिंग एनर्जी का क्या बोला है, द थर्ड डेफिनेशन इज इट इज डिफाइंड एज, समझना बेटा मेरी बात को, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ मास डिफेक्ट। नीट के लिए, जेई के लिए इंपॉर्टेंट है, बट यहां पे बोर्ड के लिए इतना काफी है। एक होता है बाइंडिंग एनर्जी, दूसरा होता है बेटा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। रिमेंबर, अच्छा एक एग्जांपल दूंगा, फिर मैं आपको ये बेटा मुझे बताओ फिर से, बाइंडिंग एनर्जी क्या है। बाइंडिंग एनर्जी है एक न्यूक्लियस को अपने कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स में ब्रेक करने के लिए कितना एनर्जी लगेगा। नाउ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्या होता है, एक न्यूक्लियस से सिर्फ एक न्यूक्लियॉन बाहर निकालने में कितना एनर्जी लगेगा। बाइंडिंग एनर्जी क्या है, एक न्यूक्लियस से सारे न्यूक्लियॉन्स बाहर निकालने में कितना एनर्जी लगेगा। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्या है, एक न्यूक्लियस से सिर्फ एक न्यूक्लियॉन बाहर निकालने में कितना एनर्जी लगेगा। समझ आई डिफरेंस, समझ आई। बाइंडिंग एनर्जी इज एक न्यूक्लियस को ब्रेक करना, इससे निकालना सारे न्यूक्लियॉन्स अलग अलग करना, उस प्रोसेस में कितना एनर्जी लगेगा, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्या होता है, एक न्यूक्लियस से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने में कितना एनर्जी लगेगा, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉक वन न्यूक्लियॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से सिर्फ एक न्यूक्लियॉन बाहर निकालने में कितना एनर्जी लगेगा, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। ओके, नाउ अब यहां पे ध्यान दो, बाइंडिंग एनर्जी से नहीं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन अगर ज्यादा होना, यानी आपको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा एक न्यूक्लियॉन बाहर निकालने में, यानी फिर वो न्यूक्लियस स्टेबल था। अगर ज्यादा एनर्जी देना पड़ रहा है एक न्यूक्लियॉन बाहर निकालने में, फिर वो न्यूक्लियस स्टेबल था, फिर इसका स्टेबिलिटी ज्यादा आएगा। यानी बाइंडिंग एनर्जी नहीं, इट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, जो क्या देगा, जमानत स्टेबिलिटी की देगा। जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा, वो न्यूक्लियस का स्टेबिलिटी ज्यादा। अच्छा एक ऐसे एग्जांपल दूंगा, चलो मैं मुझे बताओ, एक घर है, एक घर की मंथली इनकम है 40,000, और एक और घर है जिसकी मंथली इनकम है 20,000। बताओ बेटा, इन दो घरों में से कौन खुशहाल जिंदगी गुजार रहे होंगे, कौन से घर वाले खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं, जिनकी मंथली इनकम 40,000 या मंथली इनकम 20,000। शायद आपको लगेगा 40,000 ज्यादा पैसे, नो, डिपेंड करेगा इस घर में बसने वाले लोग कितने हैं। चलो इस घर में मानते हैं 10 लोग हैं, 10 पर्सन्स, और इस घर में मानते सिर्फ 2 लोग हैं, 2 पर्सन्स। तो बताओ इस 40,000 में से 10 बंदे हैं, तो बताओ बेटा एक बंदे को कितना मिलेगा, 40,000 10 बंदों पे या 10 बंदों में डिवाइड करो। तो बताओ बेटा एक बंदे को मंथली कितना मिलेगा, तो एक बंदे को मंथली कितना आएगा, शेयर उसका आएगा 4,000।
आएगा कि नहीं आएगा? बट यहां है बेटा सिर्फ दो बंदे, 20,000 दो में बांटो तो बताओ एक बंदे को कितना मिलेगा? अरे एक बंदे को मिलेगा 10,000, यानी ये वाले ज्यादा स्टेबल, समझना। तो ये आप मान लो ये बाइंडिंग एनर्जी थी, तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा थी, इसकी बाइंडिंग एनर्जी कम थी, तो क्या इसे स्टेबिलिटी पता चला? नो। हमने क्या किया, ये इसके न्यूक्लियॉन्स 10, ये इसके न्यूक्लियॉन्स 2। बताओ स्टेबिलिटी के लिए क्या किया? जो बाइंडिंग एनर्जी थी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। बाइंडिंग एनर्जी 40,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स 10, वो तो बेटा क्या आया? अरे वो तो 4,000 आएगा। यहां पे बाइंडिंग एनर्जी क्या था? 20,000 डिवाइड बाय सिर्फ 2, अरे बेटा वो कितना आया? समझना बेटा मेरी बात को, दो ही बंदे थे ना, तो यहां पे क्या आएगा? यहां पे तो 10,000 आएगा, यहां पे क्या आएगा? 4,000 आएगा, यानी वहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा आया। अरे आया कि नहीं आया? यानी बाइंडिंग एनर्जी नहीं, इट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, यानी आपको बाइंडिंग एनर्जी बांटना पड़ेगा सब न्यूक्लियॉन्स में, फिर देखना पड़ेगा कि एक न्यूक्लियॉन को कितना मिला। अगर एक न्यूक्लियॉन को ज्यादा मिला तो ज्यादा स्टेबिलिटी, अगर एक न्यूक्लियॉन को कम मिला तो कम स्टेबिलिटी, यानी इट्स नॉट बाइंडिंग एनर्जी, इट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, जो हमें क्या देगा? स्टेबिलिटी देगा। वही हमने यहां पे बोला, बाइंडिंग एनर्जी per nucleon is total binding energy divided by A, where A is mass number, या total number of बेटा इसमें क्या आएंगे? न्यूक्लियॉन्स। समझना बेटा मेरी बात को, तो बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय मास नंबर, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। अगर ये टर्म ज्यादा आई, यानी एक न्यूक्लियॉन को ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी मिल रही है, यानी या एक न्यूक्लियॉन को बाहर निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, यानी वो वाला न्यूक्लियॉन क्या होगा? ज्यादा स्टेबल, या वो वाला न्यूक्लियस क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? स्टेबिलिटी of a nucleus. Now, अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का करूं विद मास नंबर कैसा आता है? तो ये बेटा ग्राफ ऐसा आता है। सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन किसका आता है? चेक करो, सबसे ज्यादा आता है बेटा आयरन 56 का। जितना ऊपर होगा कोई न्यूक्लियॉन, उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन उतना ज्यादा वो न्यूक्लियस क्या आएगा? स्टेबल। तो बताओ सबसे ज्यादा ऊपर कौन है? ये आयरन 56। इसका मतलब यहां से आप मेजर क्या करें? यहां से चेक करो ना, यहां से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, यहां से मास नंबर, यानी जितना यहां जाओगे मास नंबर बढ़ेगा, जितना यहां जाओगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बढ़ेगा, यानी पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बढ़ा तो यानी यहां जो होगा ज्यादा ऊपर जो होगा उसका स्टेबिलिटी भी ज्यादा आएगा। तो बताओ सबसे ज्यादा ऊपर कौन है? सबसे ज्यादा ऊपर आया बेटा आयरन 56। इसका मतलब इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन सबसे ज्यादा। मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, maximum binding energy per nucleon is approximately 8.8 mega electron volts and that's for iron 56। यानी ये वाला iron 56 न्यूक्लियस जो है सबसे ज्यादा स्टेबल है, यानी अगर इसमें एक न्यूक्लियॉन बाहर निकालना है, एक न्यूक्लियॉन बाहर निकालने के लिए यू हैव टू सप्लाई 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स ऑफ एनर्जी। अब ये बेटा यहां पे ये ऊपर नीचे क्यों आते हैं? इसमें बहुत सारे रीजंस है। चलो बताओ, ये ज्यादा ऊपर, ये कम आया। हीलियम 4 इसका मतलब ज्यादा स्टेबल एज कंपेयर टू लिथियम 6। यहां पे चेक करो, कार्बन 12 ज्यादा ऊपर आया, नाइट्रोजन 14 नीचे आया, यानी कार्बन 12 जो है ज्यादा स्टेबल एज कंपेयर टू नाइट्रोजन 14। सिमिलरली ये ऑक्सीजन 16 ज्यादा ऊपर आया और ये ऑक्सीजन 18 आइसोटोप इसका ये नीचे आया, यानी ऑक्सीजन 18 इज मच स्टेबल देन व्हाट? ऑक्सीजन 18। ये आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? बहुत सारे रूल्स है जिससे हम डिफाइन करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ या एक्सप्लेन करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ ए न्यूक्लियस। इसमें एक ये भी है बेटा, एक पॉइंट ये भी बोलूं, अगर एक रूल एक न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन कर रहा है ना, इसका मतलब जरूरी नहीं है यही रूल हर एक न्यूक्लियस का स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करेगा। चलो अगर मैं इनकी स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करूं, वैसे ही आपको करना नहीं है फिर भी बोल देता हूं। आप मुझे बताओ हीलियम में क्या आएगा? हीलियम में आप चेक करिए पेयर्ड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड पेयर्ड नंबर ऑफ क्या आएंगे बेटा? प्रोटॉन्स आएंगे। चेक करिए, हीलियम 4 में आएंगे 2 प्रोटॉन्स और आएंगे 2 न्यूट्रॉन्स, यानी न्यूट्रॉन भी पेयर में और आपके प्रोटॉन भी पेयर में। बट अगर आप लिथियम 6 देखोगे, इसमें 3 प्रोटॉन्स और 3 न्यूट्रॉन्स, ना इसमें प्रोटॉन पेयर में आए ना न्यूट्रॉन
न्यूट्रॉन पेयर में आए, जहां पे पेयरिंग होता है वहां पे ज्यादा स्टेबिलिटी होता है, इसलिए हीलियम 4 जो आया ज्यादा स्टेबल आया एज कंपेयर टू लिथियम 6। सिमिलरली वही एक्सप्लेनेशन कार्बन 12 और नाइट्रोजन 14 में आएगा। कार्बन 12 में 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन्स, अरे 6 प्रोटॉन्स 3 कपल्स बनाएंगे और 6 न्यूट्रॉन्स भी 3 कपल्स बनाएंगे, वहां पे भी कपलिंग बराबर हो गया। बट नाइट्रोजन 14 में 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन्स, यहां पे कपलिंग बराबर नहीं होगा, इसलिए लेस स्टेबल है। अब आप बोलोगे सर यहां पे तो फिर ये रूल ये एक्सप्लेन कर ही नहीं रहा है। चेक करो, ऑक्सीजन 16 हो या ऑक्सीजन 18 हो, बताओ ऑक्सीजन 16 में क्या आएंगे? ऑक्सीजन 16 में आपके क्या आएंगे? 8 प्रोटॉन्स आएंगे और 8 न्यूट्रॉन्स आएंगे, कपलिंग बराबर। 8 प्रोटॉन्स 4 कपल्स बनाएंगे, 8 न्यूट्रॉन्स भी 4 कपल्स बनाएंगे। अच्छा, व्हाट अबाउट ऑक्सीजन 18? अगर आप ऑक्सीजन 18 देखोगे, इसमें बेटा क्या आएंगे? वही 8 प्रोटॉन्स आएंगे और इसमें 10 न्यूट्रॉन्स आएंगे। 8 प्रोटॉन्स 4 कपल्स बनाएंगे और 10 न्यूट्रॉन्स 5 कपल्स बनाएंगे, यानी यहां पे कपलिंग बराबर है। फिर इसका मतलब ये कपलिंग वाले तरीके से आप स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। एक और रूल है, दैट इज N/P रेशो। अगर N/P रेशो नियरली 1 के बराबर आए स्टेबल होता है, अगर 1 से ज्यादा आए तो अनस्टेबल। तो जरा बताओ N/P रेशो फॉर दिस ऑक्सीजन 16 क्या आएगा? अरे N/P रेशो तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 8, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 8, अरे ये तो 1 आया, यानी स्टेबल, यानी स्टेबल। व्हाट अबाउट फॉर दिस? अब अगर आप देखोगे फॉर ऑक्सीजन 18, बताओ बेटा इसके लिए N/P रेशो क्या आएगा? इसमें N/P रेशो बोलो क्या आएगा? N के बदले बोलो क्या आएगा? 10, और P के बदले क्या आएगा? 8। ये तो 10/8 आया, यानी 5/4 आएगा। वो कितना आएगा? 5/4 चेक करेंगे, वो आएगा 1.2 आएगा अप्रोक्स, चेक करिए ना। 10 नंबर ऑफ, ये चेक करो N/P रेशो क्या आएगा? N/P, N के बदले बोलो बेटा क्या आएगा? 10 डिवाइड बाई 8, 2 4,000, 2 5,000 आएगा। तो बताओ बेटा ये को 1.25 आएगा, यानी 1 से ज्यादा तो आया। अगर 1 से ज्यादा है तो अनस्टेबल, इसीलिए ऑक्सीजन 16 जो है इट्स मच स्टेबल देन व्हाट? ऑक्सीजन 18। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? इट्स आयरन 56, बिकॉज उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा, इट इज 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। होप यू गॉट इट। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन नेक्स्ट क्लास।